नमस्कार साथियों। भारत एक सर्वधर्म संगम या बहुजातीय देश कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे सैकड़ों जातियाँ, बहुत सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पे शिक्षा और रोजगार पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, तो उनकी बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं। कई जातियों को हम दलित का नाम दे देते हैं जो समाज में उस लेवल पे नहीं आ पाते। मैं कोई बिलीव नहीं करता कास्ट सिस्टम में, और हमारे बहुत सारे भाई बिलीव नहीं करते। तो भारत का ही एक प्रांत है हरियाणा, वैसे तो एक छोटा सा प्रदेश है, पर यहाँ की राजनीति बड़ी जोरदार, बड़ी मजेदार रही है। यहाँ बहुत सारे नेता इस हरियाणा पंजाब की धरती ने दिए। तो आज मैं बैठा था क्योंकि हरियाणा के अंदर 22% जिसका मैंने जिक्र किया दलित तबका है, जो बहुत सारा वोट बैंक डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता बनेगा और क्या पॉलिसी आएंगी। मगर आजकल हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है वो नेता विहीन हो चुका है। कोई समय हुआ था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने दलितों के लिए बहुत काम किए, ज्योतिबा फुले का नाम आता है या कांसीराम का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो राजनीति के अंदर हरियाणा में, हम हरियाणा की बात करेंगे क्योंकि हरियाणा से हैं, एक बहुत बड़ा तबका नेता विहीन हो चुका है। तो मैं संजीत सरोहा और गुरुजी के साथ आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, धर्मपाल मलिक जी जिनसे मैंने सवाल किया इनसे कि क्यों मतलब ये तबका है जो अपना रास्ता भटक चुका है, राजनीति में उतनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहा। और मेरा राजनीतिक नॉलेज कम है और इनका तो एक उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है, किताबें पढ़ी भी हैं। तो सर स्वागत है आपका फिर से। और मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि एक आपने बताया था, एक बार अपने फोन पे बात हुई कि 20-22-25% वोट बैंक है इकट्ठा, जो आज भी है, जो डिसाइड करता है राजनीति, और 22% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक हो है। तो आपके हिसाब से क्या रीजन रहे कि अब उस हिसाब के नेता अंबेडकर जैसे या ज्योतिबा फुले जैसे नेता नहीं निकल के आ रहे? ऐसा है, अंबेडकर तो अंबेडकर थे, उनका कोई मुकाबला नहीं। उनके जो खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 तो किताबें थी और उन्होंने सारी पढ़ रखी थी। कुछ लोग, मैंने ये कहा 50,000 किताबें पढ़ रखी थी, कुछ लोगों ने एतराज भी किया कि इतनी किताबें पढ़ी नहीं जा सकती, 1 घंटे में इतने पेज। ये जिन लोगों की भाषा के ऊपर पकड़ होती है उनकी स्पीड भी अलग होती है, आम लोगों से वे हटकर होते हैं। मैं इंग्लिश की किताब पढ़ता हूं तो 1 घंटे में 15 पेज पढ़े जाते हैं, और मैं वही हिंदी की किताब पढ़ता हूं तो 25 पेज पढ़े जाते हैं। और जिसका और जो एक्सपर्ट लोग हैं तो वो तो और भी जो 50-50 पेज 60-60 पेज भी पढ़ लेते हैं 1 घंटे में। जैसे रजनीश थे, वो लिखते मैं 70 पेज तक 1 घंटे में पढ़ लेता हूं। उनकी भाषाओं पर पकड़ थी, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। इसी तरह दलित राजनीति के अंदर हरियाणा के एक नेता हुए चौधरी श्यामचंद। चौधरी श्यामचंद, वो उनका गांव जो लाठ जोली था, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। आप कल्पना करो, जब वो 2 साल के थे उनकी माता जी का देहांत हो गया। जब 5वीं में पढ़ते थे पिताजी का देहांत हो गया। और जो उन्होंने भट्ठे के ऊपर ईंटें तक पाथी, जिस जोली लाट स्कूल के अंदर उनका नाम लिखा हुआ, जहाँ वो स्टूडेंट थे, जहाँ से 5वीं पास की थी, उस स्कूल के अंदर श्यामचंद के खुद के हाथ की पाथी हुई ईंटें लग रही थी। उनकी जाति चमार थी, पढ़े थे वो। और इतनी अच्छी वो जूती बनाते थे, मुकलावे के अंदर उनकी खुद की पत्नी उनकी बनाई हुई जूती पहन के आती थी। क्या बात है। मेरे गांव के मास्टर चंदगी राम पहलवान हुए हैं, जो भारत केसरी बने, बहुत बड़ा नाम है। वो एक बात कहा करते थे, जब मैं मास्टर था मास्टर भी टॉप का था, पहलवान बना तो पहलवान भी टॉप का बना। अगर मैं आली होता तो आली भी बिल्कुल सीधी आली लाता। तो इसी तरह से चौधरी श्यामचंद जो है नी, वो हर काम में एक्सपर्ट थे। आप कल्पना करो, उन्होंने जो 8वीं तक तो जो वो गांव से की, और बीच में पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी भी की, 12 आने से 1 रुपए तक खेत की भी मजदूरी की। फिर 9वीं और 10वीं 1 साल में पास की सोनीपत से। और उसके बाद जो है नी, वो दिल्ली चले गए, वहां टेम्परेरी क्लर्क लग गए। इवनिंग के अंदर उन्होंने BA पास की, फिर MA इकोनॉमिक्स की इवनिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जो नोबेल प्राइज मिला था हमारे जो बंगाल के थे, वो उनके इकोनॉमिक्स के लेक्चरर
वो उनको पढ़ाया करते थे। वो चौधरी श्यामचंद के जो नहीं वो टीचर थे, नाम बताऊंगा मैं उनका। उन्होंने 1960 के अंदर आईएएस कर लिया था। चौधरी श्यामचंद ने आईएएस इंडिया का ही नहीं किया। फिर उन्होंने वो 2 साल नौकरी करके इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड की फिर आईएएस पास की। जो आईएएस इंडिया में आईएएस कहते, इंग्लैंड की जो आईसीएस थी, सिविल सर्विस, वो पास की और उसको भी छोड़ दिया। फिर जर्नलिस्ट बन गए और वो इतने बड़े, वो मतलब नेता से तो थिंकर बड़े थे, बल्कि उनके ये किताब है सैफरन फासिज्म, जो 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया था। और 24 अक्टूबर 2016 को इस बारे में जो नहीं स्टैंडर्ड अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपया था। वो बहुत बड़े थिंकर थे। उनकी ये दूसरी किताब है सीड्स ऑफ स्लेवरी, उनकी खुद की लिखी हुई ये इंग्लिश पोइट्री है, 96 पेज हैं। लेकिन इसके अंदर इतनी हिस्ट्री भरी हुई है, चाहे 10,000 पेज लिख लो। गागर में सागर, क्या बात है। थिंकर थे वो। उनका बेटा जो था वो जितेंद्र, वो नहीं हाई कोर्ट का जो नहीं पंजाब हाई कोर्ट का जज रहा, रिटायर हुआ। चौधरी श्यामचंद के पिता, चौधरी श्यामचंद का पिता तो बेचारा मजदूर था। जो 5वीं में थे गुजरे। उनका बेटा, अच्छा बेटा, और उनका दूसरा बेटा जो नहीं पीजीआई रोहतक में डॉक्टर है, उसकी मिसेज भी डॉक्टर है और लोगों की सेवा करते हैं। क्या बात है। और मजे की बात ये करो, वो 1972 से 1977 तक वो कितने ईमानदार थे। मंत्री रहे हरियाणा में 19 महकमों के। ये उड्डा महकमा आज जहां जो नहीं सारे देहात बैठा है 36 जात का, उन्होंने शुरू किया था। ये पीडीएस प्लाट कटे, हाँ, उड्डा के प्लाट, उड्डा डिपार्टमेंट ही चौधरी श्यामचंद्र ने खड़ा किया था। वो पहले चेयरमैन थे उसके। अच्छा। और जो नहीं चौधरी श्यामचंद ने ये जो पीडीएस सिस्टम आज जो नहीं जगह जगह हो रहा है, भाई इंडिया की तो 70% जनता 35 किलो अनाज में बिकती है या 35 किलो अनाज के सहारे पड़ती है, बिलो पावर्टी। ये पीडीएस सिस्टम जो नहीं चौधरी श्यामचंद ने शुरू किया था। जो कोटे में अनाज लेने जाते हाँ हाँ, और उन्होंने इंस्पेक्टरी राज खत्म किया था। कैसे? लेकिन इंस्पेक्टरी राज कानून खत्म किया उन्होंने, इंस्पेक्टरों की पावरें कम कर दी। अच्छा। और फूड सप्लाई मिनिस्टर थे वो। और जब हम महकमे में लगे तो फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर गालियां दिया करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था चौधरी श्यामचंद कौन था। अच्छा। क्यों उसको गालियां देते हैं। भ्रष्टाचार को कम किया था। हरियाणा गवर्नमेंट के रेवेन्यू को 3 गुना बढ़ा दिया था वो और उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ज्योतिबा फुल्ले ने एक जगह लिखा है कि ये समाज को जागते हुए लोगों को, सोए हुए लोगों का समाज है ये, और सोए हुए लोग कभी जागते हुए आदमी को पसंद नहीं करते। हाँ, पढ़ा। वो 1968 में पहली बार एमएलए बने, जोनी विशाल हरियाणा पार्टी से। फिर 1968 में उन्होंने चौधरी रामधारी वाल्मीकि को हराया था, जो जयवीर सिंह वाल्मीकि के पिता थे, जो खरखोदा से 2 बार एमएलए बने। और 1972 में फिर वो एमएलए बने और मंत्री रहे 5 साल। लेकिन उसके बाद 1977 और 1987 का चुनाव वो हार गए, 2000 में भी हार गए। अच्छा। तो अभी उन्होंने जो नहीं जब अपना मंत्री का जो नहीं वो खाली किया मकान, तो वो जब किराए के मकान में गए, उनके पास सोने के लिए चारपाई नहीं थी। सारा कुनबा धरती में सोया था एक रात। वो मंत्री रह चुके 5-7 19 महकमों के मंत्री रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, 2 बार आईएएस रह चुके, इंडिया के आईएएस और इंग्लैंड के आईएएस। तो कल्पना करो वो कितने ईमानदार थे। क्या बात है। इस तरह के दलित नेता थे इस हरियाणा में। आज दलित राजनीति जो नहीं हरियाणा में क्यों पीछे हटेगी? कोई भी ऐसा हरियाणा में दलित नेता नहीं है। एक मतलब वो जिसको जो जनता ये कह सके या जनता जानती हो, आवाज उठा सके जो उनकी। हाँ, कृष्ण पवार है, इसराना से एमएलए मंत्री भी हैं, अभी बीजेपी में है। हाँ। लेकिन लोग नहीं जानते, 10% लोग भी हरियाणा के नहीं जानते। मेरे जैसे आदमी को देखना पड़ता वो किस महकमे के मंत्री हैं। हाँ। कृष्ण बेदी है, नरवाना से एमएलए मंत्री है, लेकिन वो मंत्री है, एमएलए है, नेता नहीं है। क्योंकि खट्टर साहब के डाले हुए सैल है उसके अंदर, जी का चाहे जन निकाल ले, अपने दम पर बना हुआ नेता नहीं है।
जैसे श्याम सिंह अपने हाँ, दम पे। चौधरी श्यामचंद थे, चौधरी चांदराम थे, जिनको चौधरी चरण सिंह जोनी जबरदस्ती सीएम बना रहे थे 1977 के अंदर हरियाणा का। चांदराम को, चौधरी चांदराम को चौधरी चरण सिंह की पार्टी के वो प्रधान थे, वो किस उन्हीं के कास्ट से नेतृत्व belong में करते है। वो भी चमार से, रोहतक से, खर्रर गांव के थे वो, ओके। सांपला के पास। और चौधरी छोटू राम ने उनको पढ़ाया था, उनकी बड़ी मदद की थी। अच्छा, वो भी एमए इकोनॉमिक्स थे, चौधरी चांदराम। चौधरी चांदराम भी। और चौधरी श्यामचंद भी एमए इकोनॉमिक्स थे, लाहौर से एमए की थी उन्होंने 1945 में। क्या बात है। और उस समय के अंदर 1942 में एज ए स्टूडेंट होते हुए चमार एजुकेशन सोसाइटी बना दी थी। वो तो समाज के पास पैसे की कमी थी, इसलिए नहीं चल सकी। चौधरी चांदराम ने दलित हॉस्टल बना दिया था इसके रोहतक के अंदर आज भी, और उससे हरियाणा के अनेक बच्चे नौकरी लगे शेड्यूल कास्ट के, आईएएस और आईपीएस निकले हैं। चौधरी चांदराम के 6 बच्चे थे, राज समाज उनका नाम भी नहीं जानता। अच्छा, वो 7 पीढ़ी की नींव नहीं रखते थे। वो ये कहा करते थे कि अगर ये एक तालाब है राजनीति, तो जो तैरना जानता वो तैर जाएगा, जो डूबना चाहे, जो तैरना नहीं आता वो डूब जाएगा। मेरे पिताजी कौन से नेता थे। हाँ। एक हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था 1973 के अंदर, किस चीज? बीड़ सुनारवाला, जो सुनारवाला दलित भूमि आंदोलन। ठीक है। तो वो झज्जर के पास एक गांव बीड़ है सुनारवाला, झज्जर से 5 किलोमीटर। हाँ। वहां की जमीन थी झज्जर के नवाब की, नजूल भूमि कहते हैं। नजूल भूमि वो भूमि होती है जो सरकारी भूमि तो है, लेकिन वो उसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती, सरकार दूसरे कामों के लिए उसको यूज कर सकती है। और जो नहीं, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, कम्युनिटी सेंटर बना दिया, स्कूल बना दिया, कोई सरकारी सीड फार्म बना दिया। तो 1965 के अंदर पंजाब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, और जो नहीं वो उस बीड़ सुनारा वाले गांव की 2596 एकड़ जमीन को जो है नी, वो कामरेड रामकिशन जो नहीं वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो उसके ऊपर बैठे थे उन्हीं दलित भाइयों के नाम अलाट कर दी, और वो खेती करने लगे। लेकिन 1973 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने विधानसभा में कानून पास करके उस जमीन को कैंसिल कर दिया, उनके अलॉटमेंट जो दलितों को दी थी कामरेड रामकिशन ने 1973 में, कि भाई इसके ऊपर तो एक सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, सीड फार्म बनाया जाएगा, जिससे खेती बाड़ी का विकास हो। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, किसानों ने, पुलिस ने लठ मारे। और मैं ये भी बता दूं, फिर आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके लोग जो नहीं वो उसके एमएलए एमपी नेता उसमें शामिल हो गए। यहां जब पुलिस ने तंग किया तो वो किसान जो नहीं दिल्ली में चले गए, जो उस टाइम तो जो दलित भाई वहां बैठे थे। और वो गांव छोटा सा गांव है, आज की 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी आबादी 500 के लगभग है बस, अब भी, आज भी 2011 में भी। लेकिन वहां पहुंच गए। बीपी मौर्य एमपी होते थे, उसने कह दिया भाई मैं समझौता करा दूंगा, तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। उन्होंने आंदोलन वापिस ले लिया, वो वापिस आ गए अपने गांव में, लेकिन कोई जमीन नहीं मिली। जो अक्सर होता रहा है झूठे आश्वासन। तब वो किसान और आरपीआई के नेता चौधरी चांदराम के पास गए रोहतक, अच्छा, कि आप संभालो इसको। उस टाइम वो एमएलए थे या ना? वो चलो एमएलए तो वो थे, अपोजिशन के एमएलए थे, वो कांग्रेस में नहीं थे। ठीक है। क्यों? एमएलए तो वो बहुत बार बने, 1952 में एमएलए बन गए थे, 1957 में हार गए थे। फिर उस टाइम जैसे विधान परिषद और विधानसभा 2 होती हैं असेंबली, वो 1958 में विधान परिषद के बन गए, 1962 में एमएलए बने, 67 में एमएलए बने, 68 में एमएलए बने, 72 में एमएलए बने, क्या बात है, 77 में एमएलए बने। अपना एक नाम था बड़ा। हाँ, वो नाम था सत्ता। फिर वो एमपी बने 87 में, उसमें वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में 1977 में वो शिपिंग मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोरारजी देसाई की सरकार में भी थे, और चौधरी चरण सिंह के बहुत ज्यादा नजदीकी थे। और वो जो नहीं 5वीं से लेकर 10वीं तक जाट स्कूल रोहतक के अंदर पढ़ते थे। आपने बताया छोटू राम जी ने फर्स्ट आते थे, चौधरी छोटू राम इनाम देने के लिए आते थे। एक दिन चौधरी साहब ने पूछा ये लड़का किसका है, तो टीचर ने कहा जी ये तो चमारों का लड़का है। चौधरी छोटू राम ने कहा कोई बात नहीं, देखना एक दिन लड़का ये चौधरी क्या चौधरी होगा क्या, चौधरीयों का भी चौधरी बनेगा।
चौधरी छोटू राम ने उनको वजीफा दिलवाया, उनको लाहौर के अंदर एडमिशन दिलवाया, और वो खुद चौधरी छोटू राम को बहुत बड़ा अपना और अपना आइडियल मानते थे, आइकॉन मानते थे। चौधरी चांदराम, आपने ये सुना होगा, ये आई रेजिमेंट की डिमांड सुनी होगी, आई रेजिमेंट बनाई जाए, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। 1942 के अंदर इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार था 1945 से, और 1942 में अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई थी, चमार रेजिमेंट। जैसे जाट रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, हाँ। महार रेजिमेंट है, सिख इलाई रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। इसी तरह चमार रेजिमेंट बनाई थी 1942 के अंदर, और 1945 तक उसको रखा। उसके बाद उसको डिजोल्व कर दिया 1946 में अंग्रेजों ने। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली वो 1947 तक भी रही। जून 1947 तक उसको तनख्वाह मिली, और दिसंबर 1947 तक बगैर तनख्वाह के रही। उसके बाद आर्मी से उसका नाम ही खत्म कर दिया। ओके, ठीक है। चौधरी चांदराम ने स्टूडेंट रहते हुए ये आवाज उठाई थी जो चमार रेजिमेंट को दोबारा बनाया जाए। हाँ। लेकिन ये तो सरकार की पॉलिसियां आएगी कि आगे जाति के नाम पर रेजिमेंट ना बनाई जाए आजाद भारत में। बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उनके सामने भी ये मांग उठाई गई, लेकिन वो दोबारा बहाल नहीं हो सकी। ये बातें ये सिद्ध करती हैं वो समाज के प्रति कितने जागरूक थे। अब बीड़ सुनारी वाला का जो आंदोलन हुआ, वो दिल्ली के अंदर गए थे अम्बेडकर भवन में पंचकुया रोड पर, और उन्होंने ये कहा था या तो मैं अपने भाइयों को जमीन वापस दिलवाऊंगा, वरना मेरी डेड बॉडी जाएगी यहाँ से। चांदराम उनके साथ चले गए। चांदराम को वो लेके गए, जी आप बिना काम नहीं चल रहा, हमारी जमीन दिलवाओ, हम तो मर गए। हाँ। समाज आया चांदराम के पास। हाँ। वो कितने सामाजिक आदमी थे। और उसको कहा तो दलित भूमि आंदोलन चाहता है, लेकिन चांदराम के सारी जातियों में फॉलोवर थे। हाँ। जैसे शिवानी गांव है, शिवानी बोलान डिस्ट्रिक्ट हिसार में, वहां का सरपंच होता था टेकचंद जाट। वो भी उस आंदोलन के अंदर गिरफ्तारी दी थी। लेकिन यह बातें पढ़ाई नहीं जाती जो आजकल जाट समाज की लड़ाई की जा रही है। कारण है उसके क्या? किसान तो ये चाहता कम से कम मजदूरी दूं, मजदूर चाहता मैं ज्यादा से ज्यादा मजदूरी लूं। जो सड़क पर चलने वाला कार वाला है नहीं, उसकी जो टाबूगी वाले के साथ तो लड़ाई हो जाएगी, हवाई जहाज में चलने वाले के साथ नहीं होगी। जाट और चमार के दोनों के गोत एक हैं। हाँ। दोनों एक कबीले के आदमी हैं, क्योंकि कबीला जो नहीं पहले आया है, जाति बाद में आई है, ये हार्ड फैक्ट है। हाँ। ये तो एल बासम भी कहता है, कोसाम्बी भी कहता है, सारा इतिहास कहता है। लेकिन गलत इतिहास पढ़ा के जहर ऐसा घोल दिया गया है कि चमार तो यहाँ के मूल निवासी हैं, द्रविड़ हैं, और जाट जो नहीं वो आ रही है, वो बाहर से आए हैं। बट दोनों हैं। ले कल्पना करो, जब वो एक बाड़े के बछड़ुए उनके गोत मिलते हैं, या तो दोनों ही बाहर के हैं या दोनों यहाँ के हैं। हाँ। एक को कहते हैं एक का रंग गोरा है, एक का काला है। पढ़ाया जाता है ये हिस्ट्री में। अच्छा। सरकारी किताबों में। मैं आपको पूछता हूँ, तमिलनाडु का ब्राह्मण भी काला और तमिलनाडु का दलित भी काला है, तो फिर वो पंजाब का जो है ब्राह्मण भी गोरा है, जाट भी गोरा है, चमार भी गोरा है। फिर ये कहा जाता द्रविड़ जो नहीं वो काले रंग के थे, नीचे कद के थे, चपटी नाक के थे। आज भी बलोचिस्तान के अंदर एक कबीला है जो द्रविड़ भाषा बोलता है। अच्छा। भारत और पाकिस्तान तो इकट्ठा है। जो गोरे लंबे 6 फीट के हैं, और वो द्रविड़ हैं, और आज भी भेड़ बकरियां चराते हैं बलोचिस्तान की पहाड़ियों में। मेरा कहने का मतलब ये है, इस हिस्ट्री को बड़ी गहराई से पढ़ने की, दोबारा लिखने की जरूरत है। लेकिन लिखने की जरूरत है बिल्कुल सेकुलर आदमी होके। हाँ, भी किसी का पक्ष भाई ये नहीं इसको हिंदूवादी हिस्ट्री बना दो, या जो नहीं ब्राह्मणवादी हिस्ट्री बना दो, या जाटवादी हिस्ट्री बना दो। तो फिर मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। केसी यादव बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हरियाणा के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। मैं उनकी बहुत ज्यादा कदर करता था। उनकी कई लिखी हुई किताबें मेरे पास हैं, लेकिन आज मैं उनकी कदर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो किताबें आजकल जो नहीं बड़ी सुविधा, ऑनलाइन किताबें मिल जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट गजटियर ऑन PDF मिल जाती है, जो अंग्रेजों के लिखे हुए, वो भी वही पढ़ते थे। जहां जो नहीं जाटों की 40 लाइनें हैं, वो 15 लाइन कर देते हैं। केसी यादव जहां हीरों की 15 लाइनें हैं, उसकी 30 लाइन कर देते हैं। मतलब वो 22 हिस्ट्री लिखी।
इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम न 20 साल के बाद लोग गाड़ ना दें। हम वीडियो बनाते हैं तो आज तो मेरे वो भी सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, कमेंट भी बढ़ जाएंगे, तालियां भी बजेंगी, लेकिन 20 साल के बाद लोग गालियां देंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है जो भी हम कहें रिटर्न प्रूफ हो हमारे पास, सत्य के बेस के ऊपर कहें और सत्य पर आधारित हो जो कुछ। चांदराम जी फिर उस आंदोलन में, चांदराम जी ने वो आंदोलन जितवाया। अच्छा। और वहां दिल्ली के अंदर 25,000 आदमियों तो गिरफ्तारी दे दी उस टाइम। ये उस टाइम 1973 की। 73। और पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठी। जोनी ये बीड़ सुनार वाला पर मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर जोनी ज्योति बसु ने जोनी आवाज उठाई थी बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा, ज्योति बसु ने जोनी ये कहा था कि जोनी जेल के अंदर ही औरतों को बच्चे पैदा हो रहे हैं। 5 बच्चे पैदा हो गए थे। एक लड़की का नाम जेलवती रखा, एक लड़के का नाम जेलर रखा। 22 दिसंबर 1973 को जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसका नाम जंगजीत रखा। और अखबारों में आवाज उठ गई, जो सत्याग्रही बहनें थी, सत्याग्रह करने वाली जेल में थी, उनको जेल में बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, अखबारों में आवाज उठ गई। तब जो इंदिरा गांधी के पास आवाज गई, उसने पूछा मामला क्या है। उन्होंने कहा ये सत्याग्रह करने वाली लेडीज है हरियाणा की। और जब लंबा आंदोलन चला 113 दिन तक। और मजे की बात यह है, चौधरी चांदराम 113 दिन तक दिल्ली में धरने बैठे रहे सर्दी में। और उनकी घरवाली दुर्गावती वो भी रही वहां पर उनकी सेवा के लिए। क्या बात है। तो वो नेता थे। हाँ। इसलिए दलित नेता थे। वो दलित जोनी नेतृत्व था। लेकिन आज किया क्या जा रहा है, दलितों की एक जो पावर थी 22% तो चलो उनको रिजर्वेशन ही है, हो सकता है उनकी आबादी 25, 26, 27% भी हो। हाँ। क्योंकि पंजाब के अंदर जोनी सबसे ज्यादा दलितों की आबादी 34% है। हाँ। और पंजाब हरियाणा एक ही थे। नेता क्यों नहीं मिल रहा? डिवाइड एंड रूल, दलितों को भी बांट दिया गया है। अच्छा। ए बी वर्ग बना के भाई 10% के हमारा तो सिखाया जाता, अंडरग्राउंड दिखाया जाता है। सारा माल चमार खा गई। देखो इनकी चमारों की परस कितनी बढ़िया है। चौपाल, वाल्मीकियों की चौपाल बढ़िया क्यों नहीं है? चमारों के लड़के अफसर बन गए, वाल्मीकियों के क्यों नहीं बने? डिवाइड एंड रूल, आपस में ही बांट दिया। आपस में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की पावर अकेले, ये ध्यान रखना, वो चमार नहीं थे। सारी जितनी भी दलित जातियां सारी चौधरी डॉक्टर अंबेडकर के साथ थी, तब रिजर्वेशन मिली थी। कोई ये समझे एक एक जाति को रिजर्वेशन मिल गई, बिल्कुल नहीं। चौधरी डॉक्टर अंबेडकर सभी दलित भाइयों के लिए लड़े थे, न कि किसी एक कास्ट के लिए। और वो तो बल्कि जो नहीं हर गरीब आदमी के हितैषी थे। कांसीराम भी ये कहा करते 85% दलित वर्ग से हिंदुस्तान में। 85% तो सारे 3-4 हजार जितनी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जातियां वो भी नहीं बैठती। 85% तो 85% कौन है? वो लोग हैं जो या तो किसान हैं या मजदूर हैं। और दुर्भाग्य ये इस देश का किसान और मजदूरों को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के कान पड़वा दिए राजनीति ने। इसलिए दोनों की राजनीति हरियाणा में फैल होगी, जाटों की भी चमारों की भी। न तो जाटों के पास आ जाए एक कोई नेता है चौधरी देवलाल जैसा, चौधरी छोटू राम जैसा, या चौधरी चरण सिंह जैसा नेशनल लेवल पे, जो ये कह सकें ये किसान मसीहा है। और न ही जोनी चमारों के पास ऐसा नेता है। चमारों की बात छोड़िए, शेड्यूल कास्ट के पास ही नहीं है। न इंडिया लेवल पे नेता है, न हरियाणा लेवल पे है कि जो ये कह सके मैं सारे जोनी शेड्यूल कास्ट का नेता हूं, या सारे शेड्यूल कास्ट उसको नेता मानते हो। पार्टी थी जो काशीराम साहब की, मायावती। चलो मायावती कर, उसमें जोनी वो भी जोनी दलितों की राजनीति क्यों फैल हुई? मायावती के पीछे लग गया एक दलित वर्ग एक टाइम में, ये सही बात है। लेकिन मायावती जोनी वो अवसरवादी निकली। वो पहले तो ये कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते 4। फिर वो कहने लगी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। ब्राह्मणों की सपोर्ट से गद्दी ले ली, राज भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, कमा लिए। पर वो कौम, लेकिन आजकल जो नहीं कौम जाए बाढ़ में,
नेताओं ने कौम के लिए कुछ नहीं किया। चांदराम जी की तरह से वो करते तो कोई नेता को मार सकता है क्या? नेता को खुद के कर्म मारते हैं। हाँ, आज जोनी ईडी के डर से छुपी बैठी है, भाजपा के हाथों में खेल रही है। हाँ। तो क्या था प्रश्न हमारा? चांदराम पे ही थे हम। हाँ, चौधरी चांदराम जोनी वो बहुत ही मतलब वो बड़े नेता थे, उन्हें कुर्बानियां ही कुर्बानियां दी। 92 साल के होके गुजरे हैं। दो नाम बताए, चौधरी श्याम। हाँ, चौधरी श्यामचंद्र चौधरी, मतलब चांदराम। चांदराम। इनके अलावा कोई दोनों एम एक यूनिवर्सिटी। जगन्नाथ थे अपने इलाके की, आपके बुआनी खेड़ा हल्के की, चौधरी जगन्नाथ। और क्या बात है। चौधरी जगन्नाथ के ऊपर ये आरोप लगते थे ये आजकल जातियों के नेता पैदा किए जा रहे हैं। नहीं, हाँ। कोई मैं की भाजपा को कसूर नहीं दे रहा, कांग्रेस भी करती है। सारी पूंजीपति पार्टियों का जोनी एक ही लाइन है, क्या? जातिवादी नेता पैदा करना, जाति के नेता पैदा करना, फिर उनको इकट्ठे करना, राज करना। तो चौधरी जगन्नाथ के बारे में बताता हूं मैं। चौधरी जगन्नाथ 1962 में पहली बार एमएलए बने थे, जब उनकी उम्र 25 वर्ष 20 साल थी। अच्छा। और एमएलए वो कहां से बने? तोसाम से। उनकी जाति चमार थी, ईसरवाल गांव था। उस समय तोसाम हल्का था और तोसाम जनरल सीट थी। अच्छा, जर्नल सीट पे। जनरल सीट से इंडिपेंडेंट खड़े हुए और एमएलए बने 25 वर्ष 20 साल की, 25 वर्ष 20 दिन की उम्र में। और कैसे एमएलए बने? चौधरी निहाल सिंह तक्षक को हरा करके। चौधरी निहाल सिंह तक्षक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और नेता थे और पेप्सू में मिनिस्टर रहे थे। 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में निर्दलीय। क्या बात है। और पल्लेर इतने गजब के थे। गवर्नमेंट कॉलेज की, उसके गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की यूनियन की हॉकी की टीम के वो प्रेसिडेंट थे और जो हॉकी की टीम के कप्तान थे, और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने 1958 में। और गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का हाई जंप का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है, इतने बढ़िया एथलीट थे वो। अच्छा। और जोनी उनके ऊपर आरोप लगा करते थे लोग, उनकी खुद की जाति के लोग चमार। उन्होंने कहा कि आप तो जोनी जाटों का ज्यादा फेवर करते हो, हमारे वोट मांगने से पहले आप जाटों के जाते हो, चमारों के मोहल्ले में नहीं आते। तो चौधरी चांदराम ने पता है कि चौधरी जगन्नाथ ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा 1958 के अंदर मेरी राजनीति वहां से शुरू होती है, जब मैं जोनी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का प्रेसिडेंट बना। और मेरी जाति के गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 2 लड़के थे, एक मैं एक दूसरा लड़का और 36 जाति के लोगों ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया था। तो वो थे नेता तो समाज के, हर किसी के लिए निर्दलीय। और वो भी जनरल सीट से जीत गया। किसने जिताया? वो लोगों ने स्पेशली जाटों ने जिताया, जो उनके यार थे। 1962। और फिर उन्होंने सुनो 1962 में निर्दलीय एमएलए बने और कैरव प्रताप के खिलाफ एफिडेविट दिया कि ये भ्रष्ट आदमी है। कैरव प्रताप पंजाब का सबसे शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर रहा है, जो नेहरू जी के बहुत ज्यादा नजदीक था। एसआर दास कमीशन बना, 29 आरोप लगाए थे। कैरव प्रताप को इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जगन्नाथ जी ने, जो जगन्नाथ के एफिडेविट पे। क्या बात है। और जो है नहीं, विधानसभा के अंदर माफी मांगनी पड़ी। 1967 में फिर विशाल हरियाणा पार्टी से एमएलए बने, बुआनी खेड़ा हल्के से। शायद आपका हल्का भी बुआनी खेड़ा है। 1967 में विशाल हरियाणा से एमएलए बने। 1971 के अंदर चौधरी दलबीर सिंह के मुकाबले हरियाणा विशाल पार्टी की टिकट पर भी सिरसा से एमपी का चुनाव लड़ा, हार गए। 1975 में इमरजेंसी के अंदर 19 महीने की जेल काटी हिसार जेल में। क्या बात है। और जब लोग घबराए हुए थे तो पॉलिटिकल जो कैदी थे, राजनीतिक कैदियों को हौसला दिया करते थे, कभी घबराए नहीं चौधरी जगन्नाथ थे। 1977 में जोनी फिर एमएलए बने, चौधरी देवलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। अच्छा। लेकिन 1978 में जोनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चौधरी देवलाल को कहा मेरे हल्के के अंदर काम नहीं हो रहे हैं। अभी अपने जिन्होंने मैं जिन लोगों ने मेरे को जिताया, मैंने राजनीति करनी है, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। और रण के घोड़े तो रण में ही लड़ते हैं, रण में ही शहीद होते हैं। ये मेरा स्वभाव है। क्या बात है। तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी।
1978 में। फिर 1979 से 1982 तक चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे। ओके। 1984 में जयनारायण, वो यारों के यार थे चौधरी जगन्नाथ, जयनारायण वर्मा ने एमपी का चुनाव लड़ा था 1984 में भिवानी से। भिवानी में दो ही नेता थे, या तो चौधरी बंसीलाल की राजनीति या चौधरी जगन्नाथ की राजनीति। उन्होंने जयनारायण वर्मा का वो दिया, साथ दिया, कांग्रेस से निकाल दिए। अच्छा, मतलब कांग्रेस में रहते हुए और उसका दिया, जयनारायण साथ दिया, यारों के यार थे वो। कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। और जयनारायण वर्मा चौटाला गांव के थे, चौधरी देवलाल के आदमी थे। अच्छा। फिर चौधरी देवलाल से समझौता हो गया। फिर 1987 में एमएलए बने बुआनी खेड़ा से, और मंत्री रहे चौधरी देवलाल के मंत्री में। फिर वो हुकम सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। 1995 के अंदर फिर उनका बंसीलाल से समझौता हो गया, जब चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बना ली। भाई अपने भिवानी के नेता इकट्ठे हो जाओ और हम अपने इलाके का विकास करेंगे। 1996 में फिर एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, वो किस हद तक ईमानदार थे ये देखो। चौधरी जगन्नाथ 1962 में एमएलए बने, 1967 में एमएलए बने, 1977 में एमएलए बने, मंत्री बने। 1967 के अंदर वो राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल में 11 महीने तक पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे। 1987 में एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन 1995 तक उनके पास अपनी कार भी नहीं थी, बस में चलते थे। मंत्री सब कुछ होते हुए कार, बस में चल, कार नहीं थी। लोगों ने जो नहीं चंदा इकट्ठा करके 1995 में उनको कार दी थी। क्या बात है। और उनकी मिसिज जेबीटी टीचर थी, जो 1960-62 में जेबीटी टीचर लग गई थी। उसकी तनख्वाह से घर का खर्च चलता था। वो नेता इसलिए थे, यो नहीं हवा में नेता बन गए जो आजकल। हाँ, क्या सन 2000 का चुनाव वो हार गए थे। और लोग ये कहा करते थे, भाई जिस दिन जगन्नाथ मरेगा धरती हालेगी। 26 जनवरी 2001 को उनका स्वर्गवास हो गया। वास्तव में धरती हिली, भूकंप आया। भूकंप आया, क्या बात है। और धरती हिल गई। तो वो धरती को हिलाने वाले आदमी थे, जिंदगी में कभी किसी से दबे नहीं। चौधरी देवलाल के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे, राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, हुकम सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। लेकिन कमाया कुछ नहीं, जो कुछ कमाया यारों पे फूंक दिया। और नेता पैदा किए। जगदीश सांगवान जो नहीं दादरी का है, दादरी से एमएलए भी बना था, स्टूडेंट लीडर उनका चेला था। अच्छा। जयबीर गब्बू उनका चेला था, स्टूडेंट लीडर था। संपूर्ण सिंह जोनी ठुराना के भिवानी का स्टूडेंट नेता, बहुत बड़ा नेता रहा अपने समय का, वो चौधरी जगन्नाथ की देन है। जब रिवासा कांड हुआ भिवानी के अंदर, 400 स्टूडेंट हिसार से लेकर गए थे। भिवानी में तो कोई बंसीलाल जी का इतना टेरर था, जुलूस नहीं निकालता था। भिवानी में जुलूस निकालने के, रिवासा एक गांव है, वहां का एक टेकचंद था। टेकचंद, वो स्टूडेंटों का झगड़ा था। चौधरी बंसीलाल ने अंदर दे दिया। उसकी टेकचंद की, उसकी बहन की जो नहीं बेइज्जती की गई थी थाने में। लोग तो ये तक कहते नंगे कर दिए थे। चौधरी जगन्नाथ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको न्याय दिलवाया। क्या बात है। तो तब वो नेता थे। दलित नेता तो ऐसे थे यार, आजकल उनको ये कहे वो तो चमार नेता थे। वो क्या नेता, चौधरी जगन्नाथ पर तो आरोप लगा कर दे। हाँ भी कभी जातिवाद का आरोप, बोला तू तो जाटा का गना फेवर करे। उनकी खुद की बिरादरी वाले नू कहा कर दे तू मारा कोई नहीं। हाँ। आजकल जाति के नेता बना दिए सारी, जात पात का जारी इतना गोल दिया। कैसे बने नेता, क्या सोल्यूशन है, कैसे दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। जो समाज के लिए सोचेंगे नहीं, लोगों की समस्याओं का समाधान लोग ही सोच सकते हैं। जो रिजेक्ट करते नहीं, जो जिन्होंने माल लूट रखा कांग्रेस के राज में, और जो नहीं भाजपा वाले उनकी, या नरेंद्र मोदी जी को उनकी नाक पकड़ लेते हैं, ईडी का सुआ लगा देते हैं, कोई बोलता नहीं। तो ईमानदार नेता होंगे तो चौधरी जगन्नाथ तो कभी किसी से नहीं दबे। हरियाणा में जो नहीं चौधरी बंसीलाल से तो सख्त नेता या डिक्टेटर को कोई नहीं रहा, वो उनसे नहीं दबे। चौधरी देवलाल के साथ 1962 से 78 तक वो चौधरी देवलाल के साथ थे। और चौधरी देवलाल ये कहा करते जगन्नाथ तो मेरा बेटा है, लेकिन 78 में उनको भी छोड़ दिया, लो अपनी कुर्सी।
जब मेरे लोगों के काम ही नहीं हो रहे तो मैं के मंत्री बन के क्या करूंगा। न धन कमाया जो ईमानदार, तो लोगों को ही अपने अंदर से ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो ईमानदार हों और उनके लिए संघर्ष करें। आज अपोजिशन में कितने ऐसे नेता हैं जो चौधरी चांदराम की तरह से 113 दिन धरती पर बैठे रहे धरने में, कितने नेता हैं? मेरे हिसाब से तो हाँ, फिर इसीलिए नेता खत्म हो गए। वैसे अगर हम दलित राजनेताओं की बात करें, कुमारी शैलजा का नाम आता है। नहीं, कुमारी शैलजा क्या, चलो कुमारी शैलजा को मैं पसंद करता हूँ, उसका भाई जगन्नाथ मेरा दोस्त था, वो खुद के वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है। चौधरी दलबीर सिंह को तो मैं नेता मान सकता हूँ, उसके पिता को। अच्छा। जिसने संघर्ष किया। शैलजा नेता नहीं है और वो बने भी नेता जोड़ तोड़ से। चलो जैसे अभी खड़गे को राहुल गांधी ने, मतलब खड़गे उनका जो प्रेसिडेंट है क्या है? हाँ, खड़गे कांग्रेस वो प्रेसिडेंट भी शायद मतलब दलित है। हाँ, वो दलित है लेकिन वो संघर्ष करके बना है, बहुत अच्छा प्लेयर था, उसने कुर्बानियां दी हैं। ओके। खड़गे कोई हवा में नेता नहीं बना। चलो आज हम हरियाणा की राजनीति पे ज्यादा बोल रहे हैं इसी पर, तो ऐसे ऐसे नेता थे हरियाणा में। एक हमारे आप ये को वो दलित आंदोलन कहते, वो चमारों का आंदोलन था, भीड़ सुनार वाला जमीन का, लेकिन उसमें चौधरी रामधारी जोनी वाल्मीकि ने बड़ी चढ़ कर भाग लिया था, गिरफ्तारियां दी थी। टेकचंद का नाम लिया आपने? टेकचंद तो जाट था, सरपंच था सिवानी का, उन्होंने गिरफ्तारियां दी। मेरा कहने का मतलब ये वो कास्ट के नेता नहीं थे, वो समाज के नेता थे और वो सोशल वर्कर भी थे नेता होने के साथ साथ। चौधरी चांदराम तो जो नहीं हरदोई से भी एमपी बने थे, यूपी से। और कैसे बने? बूटा सिंह गृह मंत्री होते थे राजस्थान से, उधर से गुजरात के साथ लगते इलाके से। चौधरी देवीलाल ने उनको टिकट दिया, वहां से इलेक्शन लड़ाऊंगा बूटा सिंह के मुकाबले में। अब हवाई जहाज का या रद्द करवा दिया, बूटा सिंह ने, गृह मंत्री था। अच्छा। और आखिरी दिन था फार्म भरने का और समय निकल गया। फिर 1991 में जोनी एक एमपी था यूपी का हरदोई से, और वो एमएलए बन गया था। जोनी मुलायम सिंह को कह करके वो उसको तो जोनी यूपी में मंत्री बनवाया, एमपी से इस्तीफा दिवाया और बाई इलेक्शन में चौधरी चांदराम को जिता के ले आई। ऐसी दो जाके हरदोई से मुलायम सिंह ने जितवाया। ये जो आज जाट और चमार की लड़ाई की जा रही है ना, चौधरी चांदराम ने चौधरी देवलाल को स्वतंत्र में मुख्यमंत्री बनवाया। चौधरी चरण सिंह को कहकर नहीं जी, मेरी बजाय चौधरी देवलाल का राइट है। फिर चौधरी चांदराम ने और चौधरी देवलाल ने उनको हरदोई से एमपी बनवाया। क्या ये आज की, वो लोग समझते थे जब तक किसान और मजदूर इकट्ठे नहीं होंगे समाज का भला नहीं हो सकता, न तुम नेता बन सकते। इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, सवाल ये है। नहीं, इकट्ठे तो दोनों के। अब क्या है, अब जो नहीं भाजपा के जो नहीं कोई कुछ भी माने, जाट भी मेजोरिटी में भाजपा से खिलाफ है, चमार भी खिलाफ है। इकट्ठा तो मजबूरी करती है। 1995 के अंदर बाढ़ आई थी, आपने भी सुनी होगी। मेरे खेत में कोठा है, मैं जन्म था मेरा। हाँ, तो मेरे खेत में कमरा है, कोठा है, उसकी छत के ऊपर मैंने नेवला और सांप जो नहीं वो इकट्ठे बैठे देखे हैं, जबकि दोनों का यूं बैर है। इकट्ठे तो आदमी को परिस्थितियां करती हैं। मैन इज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। आदमी अपने हालात का बच्चा है। जब हालात करेंगे मजबूरी इनको इकट्ठा होने के लिए, रोना पड़ेगा। जब सांप और नेवला इकट्ठे हो सकते हैं तो आदमी तो समार और जाट के इकट्ठा होने में क्या दिक्कत है? उनके तो दोनों के इंटरेस्ट इकट्ठे हैं। कैसे भाई? वो एक मजदूर है, एक किसान है। किसान भी तो मजदूर है, वो खुद का खेत। और अब किसके पास जमीन है? मनरेगा में मैंने तो जाट भी जाते देखे हैं, सारे गरीब वर्ग के ब्राह्मण भी देखे मनरेगा में जाते हुए। मनरेगा चेंज कर दी अब तो। चलो उसका नाम चेंज कर दिया, वो सरकारों की नीतियां। सरकार पे तो हम, सरकार तो सरकार होती है भाई। बुढ़े नु कहा कर दे राजा दो भाई, राजा होता वो तो कोल्लू में को पीट दे। देखो सरकार का तो बारे में हम कोई ज्यादा बोलते नहीं, बाकी आप समझ, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सरकारों के गंदे तो राजनीति करने वाले राजनीति करो। हम तो इस देश का भला चाहते हैं, इस समाज का भला चाहते हैं। एक अपने आप को समाज का भला चाहने वाला नागरिक हो, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। विपक्ष को कोई एक सलाह, जैसे वीडियोस, कई बार बहुत वीडियो चली आपकी, अगर ये वीडियो भी कहीं पहुंचेगी कि कैसी नहीं, विपक्ष ने सवाल छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस क्यों आ रही है अब की बार? रीजन सबसे बड़ा कारण तो हुड्डा साहब हैं, जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।
ओके। सारा हरियाणा में ये कहा जाता है हरियाणा की राजनीति 35 बनाम एक, जाट एक तरफ और जोनी यो एक तरफ, 35 कौम एक तरफ। बाडड़ा के अंदर अकेले 52% जाट हैं। हाँ और वहां भी भाजपा जीत रही है। हाँ। कारण क्या है? गलत टिकट वितरण, फिर सैलजा का रूठ के बैठना, आपसी फूट। जब तक ये आपसी फूट को खत्म करके पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, मेरे ख्याल से तो भाजपा जैसी पहाड़ जैसी पार्टी से टकराना, पहाड़ से टकराओगे तो सिर ही फूटेगा, सिर फुटाने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ तो भाजपा है जिसके पन्ना प्रमुख तक हैं, जिसके हजारों तो लाखों तो स्कूल हैं, जिसका संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। चलो कांग्रेस भी दूसरे नंबर की पार्टी, उसका कारण तो पॉपुलेशन है, और दूसरी तरफ आप आपस में लड़ रहे हो और फिर जीतना चाहते हो। ये तो इतनी सीटें भी जो किसान आंदोलन की वजह से आई हैं। दुष्यंत भविष्य है। चलो दुष्यंत के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। नहीं, एक अपनी राय रखने के लिए। नहीं, दुष्यंत जो है नहीं, एक हमारा समाज जो है नहीं, वो जल्दी से भूलता नहीं गलतियों को। तो इतना जल्दी तो नहीं है। वैसे तो राजनीति है, राजनीति में हर आदमी को आशावादी होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है राजनीति में। राजनीति और क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। नेता अच्छा है, सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन जाट जो नहीं, जाट का बार 3 पीढ़ी तक चल जाएगा, उसे ला माफ करे कोई नहीं। जो मेरा आइडिया नहीं, अगर किसान बाकी तो ये सारी पार्टियां एक हैं। हाँ, एक ही थैली के चट्टे बैठे हैं। ये तो समाज लड़ता है। ये तो पार्लियामेंट से निकल कर इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे हंसते हैं, सारे आपस में रिश्तेदार हैं, सारे बिजनेस पार्टनर हैं। किसी का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है, कोई भी डाउन आ सकता है, कोई भी चढ़ सकता है। राजनीति में ये पता नहीं लगता कब बरस पर और कब फरस पर। हमारा तो मतलब वीडियो का मकसद यही है कि इकट्ठा भाईचारा, इकट्ठा सिर्फ समाज इकट्ठा होगा और अपने समाज के नेता जो नहीं अपने अच्छे नेताओं को छांटेगा। अगर समाज अच्छे नेताओं, अच्छे लोगों को वोट देगा तो पार्टियां भी अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। इकट्ठा तो समाज ने होना है। जब तक समाज जाति पाति में पड़ा रहेगा, धर्म के झगड़ों में पड़ा रहेगा, फिर तो ऐसा ही होगा भाई। हमने तो भविष्य उज्जवल नजर आंदा नहीं। जिस देश के अंदर जो है नहीं, स्कूलों के तो छत गिर रही हो, झालावाड़ में गिर गई, 6 बच्चे मर गए बहुत जगह, और जो नहीं मंदिरों पर सोने के कलश चढ़ाए जा रहे हों, तो देश की परिस्थितियां तो जो है नहीं हैं तो खतरनाक। और हमें तो भविष्य देखकर हमारी तो रूह कांपती है। बाकी नेताओं को भी कुछ सोचना चाहिए। उनका देश है, उनके देश तो सबका है, उनके अवाम वो बिठाए ना देश तो सबका है। देश किसी एक से नहीं बनता। वो तो जो वो कहता है नहीं, इंदौरी रात इंदौरी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। हाँ भाई, हिंदुस्तान तो हमारा सबका है। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में। और बाकी जरूरत है मतलब जाति पाति से, धर्म की दीवारों से ऊपर उठ के समाज का भला चाहने की। हाँ, और हर आदमी को इसमें योगदान देना चाहिए। चांदराम जैसे, श्याम जी जैसे नेता आने चाहिए जो सबका सोचे। नहीं आएंगे। जगन्नाथ जी जैसे 1972 के अंदर जो वाजपेयी ने भी ये कह दिया था, ये इंदिरा नहीं दुर्गा है, ये तो देवी। और 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ी 3-4 साल में। तो ये कोई देश है, ये सबसे मिलकर देश बनता है, किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये देश जनता का है और जनता ने ही फैसला लेना है, और जनता भगवान होती है। तो बाकी कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल है धर्मपाल मलिक यूट्यूब, आप ज़रूर सर्च करना। और जब भी फ्री टाइम होता है मैं ज़रूर देखता हूँ। बहुत सारी नॉलेज, देखो साथ कुछ नहीं जाना, एक नॉलेज है। अगर आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा सुन सकते हैं, सुनिए। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, राम राम।